आज है 22 जुलाई और 22 जुलाई 2020 के हरियाणा करंट अफेयर का पर्टिकुलर वीडियो है ये। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्टार आईक्यू परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। स्टार आईक्यू क्विज के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप उसे ज्वाइन कीजिएगा, जहां पे ऑलरेडी 4000 से भी ज्यादा बच्चों ने उसे ज्वाइन कर लिया है। स्टार आईक्यू एजुकेशन के नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस भी हैं, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका सही जवाब क्या है जानते हैं कि हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के बीच में कौन सी पौने आती हैं जिसके द्वारा बारिश होती है, या यूं कह सकते हैं हम लोग मॉनसून की कौन सी पौने हैं वो। तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ना केवल ये हरियाणा जीके के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि आप लोगों के लिए ये नेशनल जीके जब आप पढ़ रहे होते हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून पौने। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के अंदर 90% से भी ज़्यादा बारिश कौन सी पौनों से होती है, तो उसका सही आंसर होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। देखिएगा, आप लोग इंडिया का ऐसे मैप बनाएंगे ना, तो ये वाला हिस्सा जो है ये साउथ वाला है, ये वाला हिस्सा कौन सा है, ये वेस्ट है। जो हवा जिस भी दिशा से आती है उस हवा का वही नाम पड़ जाता है। तो ये हवा आती है दक्षिण और पश्चिम से। ITCZ पौने होती हैं, ये आपकी ठीक है व्यापारिक पौने, ट्रेड विंड भी आप कहते हैं इन्हें, फेरल का नियम वगैरह अपनाती है ये, ठीक है। तो ये हवाएं ऐसे इंडिया के अंदर आती है, सबसे पहले केरल के मालाबार तट पे आती है, 1 जून को एंटर करती है ये, और उसी तारीख को ही मॉनसून प्रस्फोट या मॉनसून विस्फोट या मॉनसून धमाका के नाम से हम लोग जानते हैं। ये IAS एग्जाम ने एक बार पूछा भी था इस क्वेश्चन को। तो और दक्षिण पश्चिम मॉनसून ही भारत में 90+% बारिश करवाती है। हालांकि इसके अलावा भी पश्चिमी विक्षोभ जो है वो भी बारिश करवाता है, कुछ उत्तर पूर्वी मॉनसून भी सर्दियों के अंदर बारिश करवाता है, और कुछ ऐसा है कि आपके जो प्री मानसून जिसको बोलते हैं उससे भी बारिश होती है। लेकिन ज़्यादातर जो मानसूनी जिसे बारिश कहते हैं, जैसे रिसेंट अभी बारिश चल रही है, लगभग हर जिले में बारिश चल रही है। मैं हिसार जिले से हूं, तो हिसार में तो बारिश 2-3 दिनों से चल रही है। आप भी अपने अपने जिलों में देख पा रहे होंगे कि बारिश चल रही होगी। ये जो बारिश अब फिलहाल है ये दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। एक अच्छा क्वेश्चन था, ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, और आपको हर एग्जाम में कहीं ना कहीं काम आएगा ये क्वेश्चन। चलिए, में हरियाणा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो स्थापित करने वाला कौन सा राज्य बना है? तो अभी हरियाणा जो है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो स्थापित करने वाला पहला ही राज्य बना है भारत के अंदर। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अब ये नारकोटिक का जैसे ही नाम आएगा आपका, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि नशीले पदार्थों की जो संबंधित चीजों से ही ये जुड़ा हुआ है। ये कंट्रोल ब्यूरो करेगा क्या? जितने भी लोग नशे की तस्करी करते हैं, जैसे मान लेते हैं चरस है, अफीम है, गांजा है, इनकी जो चेन होती है, इनकी चेन तो जाहिर सी बात है एक राज्य से दूसरे तीसरे राज्य तक जो है वो कनेक्टेड रहती है। तो इनकी चेन को ही आपस में तोड़ना इसी बोर्ड का काम रहने वाला है। और जो है इसके लिए तकरीबन 17 यूनिट हरियाणा के अंदर खुलेगी, और इस यूनिट को स्थापित करने का या इन सभी यूनिट्स का या इस बोर्ड को स्थापित करने की घोषणा की है हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने। अच्छा, इसके लिए जो है 380 पुलिस जवानों के लिए अलग से जो है वैकेंसी निकाली जाएगी। और मैंने आपको हमेशा से कहा है कि जैसे ही लॉकडाउन जो है पूरा होगा तो उन 2 बच्चों के लिए, 2 टाइप के डिपार्टमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो बेनिफिट होगा। पहला है पुलिस डिपार्टमेंट, दूसरा है आपका हेल्थ वर्कर्स, यानी कि ANM JNM, यानी कि जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स है उनकी वैकेंसी सबसे पहले आएगी। और दूसरी जो सबसे पहले एग्जाम होगा वो होगा हरियाणा के पुलिस का, चाहे वो SI का हो, चाहे वो कांस्टेबल का हो, और चाहे वो कमांडो पुलिस का हो, किसी टाइप का हो, पुलिस जवानों की जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत है फिलहाल के लिए। तो जो बच्चा इसी के लिए डेडिकेटेड है, पुलिस डिपार्टमेंट में ही जाना चाहता है और उसका लक्ष्य ही यही है, चाहे वो दिल्ली पुलिस ही क्यों ना हो, अभी दिल्ली पुलिस की तो डेट भी अनाउंस हो चुकी है। तो आप जो है पूरे अच्छे तरीके से मन लगा के प्रिपरेशन कीजिएगा, और अभी अपनी तैयारी में बिल्कुल भी ढील मत रखिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर आपको गवर्नमेंट जॉब जो है वो आसानी से मिल जाएगी अगर आपने अभी ढंग से पढ़ाई कर ली। कहीं ऐसा ना हो कि पेपर आए और पेपर की तारीख अनाउंस हो, 15 दिन 20 दिन के अंदर आप लोग जो है इतनी हड़बड़ी मचाएं कि मैं अब गवर्नमेंट जॉब लग जाऊं और अब मैं दिन रात एक करके पढ़ दूंगा। तो वो 15-20 दिन तो रिवीजन का टाइम होता है। वो मूर्ख होगा बच्चा जब क्या होगा कि उन 15 दिनों के अंदर जो है तैयारी करना ही शुरू करेगा, तो फिर वो कैसे सिलेक्शन ले पाएगा? भला सिलेक्शन वो ले पाएगा जो अब ढंग से पढ़ा होगा और उसमें रिविजन करेगा। कम से कम आप 3 बार 4 बार, क्योंकि आप विवेकानंद तो है नहीं, ना मैं हूं ना आप हैं।
विवेकानंद ही दुनिया में अकेले ऐसे थे जो एक बार पढ़ते ही चीजों को याद कर देते थे। अब आपा तो है नहीं, तो अपने को कम से कम 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा। तो आप 5-6 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार भी पढ़ पाए पढ़िएगा। अभी से अपना सिलेबस कवर कीजिएगा और एग्जाम जब भी आए उसको बार बार फिर रिवीजन करिएगा। जब दुनिया तैयारी करने बैठेगी तो आप रिवीजन करने बैठिएगा, बहुत मजा आएगा। अरे आपको ये करंट अफेयर भी मदद करेंगे, बाकी और आपकी पढ़ी हुई चीजें भी सारी मदद करेंगी आपको। और इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये भी बता दूं कि नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ना गाड़ियां हैं, हथियार है, बुलेट प्रूफ जैकेट है, नाइट विजन कैमरे है, ये हरियाणा सरकार जो है स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट को देने वाली है। अच्छा, आपको मैं एक बात और भी बता दूं कि इंसान का ना ब्रेन टेस्ट कभी भी नहीं करवाया जा सकता। मतलब क्या हमारे संविधान के अधिकारों की बात की जाए ना, तो क्या है कि गवाह के रूप में पूछा जा सकता है, लेकिन हम पे जोर आजमाइश नहीं की जा सकती। मतलब क्या है ब्रेन टेस्ट का, इन द सेंस कि नार्कोटिक टेस्ट कभी नहीं हो सकता हमारा। नार्कोटिक टेस्ट में क्या होता है, आप एक जोली LLB 2 मूवी है उसको देखना आप लोग, कुछ नशीला पदार्थ सुंघाया जाता है या दिया जाता है, जिससे क्या होता है इंसान जो है सच बोल देता है, यूं कह दीजिएगा लाई डिटेक्टर से टाइप से होता है। तो ये टेस्ट कभी भी संविधान के अंदर मतलब इनको नहीं कहा गया है। ये आर्टिकल्स जो हमारे आते हैं, जो हमारे मूल अधिकार आते हैं, जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, उनके अंदर ये चीजें आती है। हाँ, किसी स्पेशल कहने पे, किसी स्पेशल कोर्ट के कहने पे, बहुत ही ज्यादा कोई स्पेशल राष्ट्रपति द्वारा या किसी मुख्य न्यायाधीश द्वारा कोई संगीन मामला है तो करवाया जा सकता है किसी स्पेशल केसेस में, अदरवाइज नॉर्मली इनको करवाया जाना अधिकारिता नहीं होता है ये। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 को हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली के अंदर। और एक बात और भी आप याद रखिएगा कि जो हमारा ब्रेन होता है ना, इसका ट्रांसप्लांट पॉसिबल ही नहीं है आपका। दुनिया में हर एक चीज़ों का ट्रांसप्लांट हो सकता है, भाई हार्ट का हो सकता है और किडनी का हो सकता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों का, आंखों का भी आपने देखा होगा, लेकिन जो ब्रेन है उसका प्रत्यारोपण नहीं हो सकता। अच्छा, पहली बात तो ये हो नहीं सकता और मजे की बात है कि होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है और वो बहुत बुद्धू है लेकिन वो बहुत अमीर है, और एक व्यक्ति है जो गरीब है लेकिन वो बहुत ही समझदार है, तो जो अमीर होगा वो तो खरीद लेगा ना दिमाग। तो फिर तो अमीर गरीब मतलब बुद्धू का और समझदार का फिर तो कोई क्या कहते हैं डिफरेंस ही नहीं रह गया है। अभी तक तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, लेकिन फिर भी ब्रिटेन की यूनिवर्सिटीज़ वगैरह इस पे काम कर रही है। जिस दिन ब्रेन ट्रांसप्लांट होने लग गया फिर तो आप समझ जाइएगा कोई भी किसी का भी दिमाग ले लेगा और फिर तो कुछ भी कर सकता है। कुछ लोग तो यहाँ पे सोच रहे होंगे सर जी हम तो लादेन का दिमाग लेंगे सबसे पहले, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो गाँव को ODF प्लस बनाने के लिए हरियाणा में घर घर से कचरा उठाने की योजना कब से कब तक के लिए जो है वो लागू की जाएगी। तो गांव को भी कचरा मुक्त कराने के लिए अभी आपको देखा होगा कि शहरों के अंदर तो काफ़ी सारी वैन चलती है, नगर निगम नगर परिषद की जो है वैनें चलती रहती है और जगह जगह पे जहां जहां पे कचरा पड़ा रहता है उसको उठाने का काम कर रही है, ताकि शहर जो है वो कचरा मुक्त हो जाए और स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर अच्छी से अच्छी रेटिंग ले। लेकिन अब गाँव को भी जो है 2020-21 से 2024-25 तक जो है उन पे भी सफाई के लिए ध्यान दिया जाएगा और उनको भी जो है स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर रेटिंग दी जाएगी और कैसे भी करके जो है उनको ODF मुक्त बनाया जाएगा। एक गांव को खुले में शौच मुक्त बनाने का सीधा सा लक्ष्य यही है। और इसके लिए जो अलग अलग क्लस्टर बनाए जाएंगे, गांव के अंदर जो है टीमें बनाई जाएगी, जो सरपंच है पंच है उनके अधीन पे काम किया जाएगा। हरियाणा सरकार तो अकेले इतना काम कर नहीं सकती है, इसके लिए जो है NGO से साथ भी बात होगी। NGO यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, गैर सरकारी संगठन है, उनके साथ में जो है टाई अप होगा और वो डोर टू डोर कलेक्शन करेंगे, ठीक है, और कैसे भी कचरे को जो है साफ करेंगे। और मतलब उद्देश्य ये है कि हरियाणा जो है वो 5 स्टार रेटिंग ले, ओवरऑल 5 स्टार रेटिंग ले। जैसे इंदौर जो है ना, इंदौर मध्य प्रदेश का, वो स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 3-4 सालों से नंबर 1 पे आ रहा है। हरियाणा का भी लक्ष्य यही है कि 2021 से 2024-25 तक जो है ये लागू किया जाए सिस्टम को, और इसमें प्रथम चरण में स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है सारी योजनाओं को लागू किया जाए और गाँव को शहरों को बिल्कुल चकाचक एकदम टिप टॉप बनाया जाए।
अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी से ही रिलेटेड है कि हरियाणा के जितने भी जिले हैं उनके अंदर हर महीने कितनी तारीख को प्लास्टिक जो कचरा होता है उनको इकट्ठा किया जाएगा। प्लास्टिक कचरा यानी कि जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक की ले लीजिएगा, हालांकि 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य है हमारा, लेकिन जैसे हमारा डिस्पोजल हुआ या कुछ पैकेट्स हुए या हमारे पॉलिथीन हुए या ट्रे वगैरह हुई, कैरेट हुई, जैसे सब्जी वाले वगैरह लाते हैं, तो ऐसे प्लास्टिक कचरे को मुक्त इकट्ठा करना हर महीने की 2 तारीख का लक्ष्य रखा गया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। ये करेगा कौन इकट्ठा? पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट यानी कि पब्लिक वर्क्स हेल्थ डिपार्टमेंट जो है इनके साथ एक समझौता हुआ है कि हर महीने की 2 तारीख को प्लास्टिक का कचरा जितना भी है उनको इकट्ठा किया। पीडब्ल्यूडी के साथ ये समझौता क्यों हुआ है जी? क्योंकि देखिएगा पीडब्ल्यूडी क्या करता है, सड़क बनाने का काम करता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत क्या किया जाएगा कि जो गांव के अंदर सड़क निकलती है उनके अंदर तकरीबन 110 टन प्लास्टिक कचरे को जो है पीडब्ल्यूडी को सौंपा जाएगा, इससे वो सड़क बनाने में इसका यूज करेंगे। जी हाँ, तो ये बहुत बढ़िया बात है। कचरा भी खत्म हो जाएगा, सड़क की सड़क बन जाएगी, गांव के अंदर गलियां वगैरह है या कोई छोटे मोटे गांव को लिंक करने वाली आपस में जो सड़कें होती है उनको जो है बनाया जाएगा इससे। और कुछ अगला क्वेश्चन भी इसी से ही रिलेटेड है कि हाल ही में कचरा मुक्त शहर के लिए हरियाणा के किस नगर निगम को सिंगल स्टार जो है रेटिंग मिली है? तो 1 स्टार रेटिंग अभी रिसेंटली मिली है रोहतक को। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। रोहतक को मिली है 1 स्टार रेटिंग और करनाल को लगातार कई सालों से ही 3 स्टार रेटिंग मिलती आ रही है। तो नगर निगम जो है वो करनाल को 3 स्टार, सबसे साफ शहरों के लिए। अब हरियाणा में सबसे साफ शहर आपसे पूछा जाए तो आपका जिक्र होना चाहिए करनाल का, और रोहतक को अभी रिसेंटली सिंगल स्टार रेटिंग मिली है। अच्छा, दी किसने है? ये शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जो है इस रेटिंग को दिया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के लिए। और बात रोहतक की हुई है। रोहतक की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 1745 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में रोहतक है, कलानौर है, महम है और गढ़ी सांपला का नाम आता है। अच्छा, कल एक क्वेश्चन था, मैं कमेंट को नजर कर रहा था तो देखा कि एक मानुषी चिल्लर पे आपको हल्का सा कंफ्यूजन आ रहा था कि सर रोहतक से नहीं है, झज्जर बामडोली से है। बिल्कुल देखिएगा, रोहतक में उनका जन्म हुआ है। उनका जन्म अगर आप गूगल करते हैं, विकिपीडिया देखते हैं, आप मतलब कहीं पे भी चेक करते हैं, गूगल पे देखिएगा, आप सिंपली लिखिएगा मानुषी चिल्लर तो आपको पहला ही लिंक मिलेगा, बोर्न इन रोहतक। उनका जन्म रोहतक में हुआ है। उनका पैतृक गांव जो है वो झज्जर का बामडोली है, यानी कि उनके जो फादर साहब जो है ना, उनका जो गांव है वो आपका झज्जर का है, बामडोली का है, लेकिन इनका जन्म रोहतक का हुआ है। तो मेरा वो बताने का मतलब एम था कि इनका जन्म जिनका हुआ है वो रोहतक का बता रहा था मैं, तो रोहतक केंद्र का जन्म हुआ है। अब ये बात बिल्कुल कंफर्म है, आप इसमें बिल्कुल भी मतलब कंफ्यूजन मत रखिएगा। मैंने इसे 3, 4, 5, 6 जगह कंफर्म किया है। इवन जब ये मिस वर्ल्ड बनी भी थी तो भी इनकी ऑफिशियल न्यूज़ भी यही आई थी कि इनका जन्म रोहतक से हुआ है, और ये भी उस टाइम पे न्यूज़पेपर वगैरह में छपी थी। तो इनका जन्म पूछे तो रोहतक का है, आपको इनका पैतृक गांव जो है वो झज्जर बामडोली का है। तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन था, इसे थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। ओके, और हरियाणा की शुगर सिटी इसे कहते हैं हम लोग, हरियाणा की फिल्म सिटी भी कहते हैं, और एजुकेशन हब के नाम से भी रोहतक को पुकारते हैं हम लोग। अमूल डेयरी उत्पाद है, एशियन पेंट है, और चीनी उद्योग महम भी यहाँ पे फेमस है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सचिवालय में किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सचिवालय के लिए ई सचिवालय पोर्टल को लॉन्च किया है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, ई सचिवालय पोर्टल लॉन्च किया तो है, इस पोर्टल का सीधा सा उद्देश्य क्या है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इंडिया के अंदर अभी आपको पता ही है कि कोविड-19 का कहर बरस रहा है। सबसे ज़्यादा केसेस आप कहिएगा, फिलहाल मैं कह रहा हूं कि आपको अमेरिका से भी ज़्यादा केसेस पर डे जो है इंडिया में आ रहे हैं। 35,000 36,000 के आसपास एक दिन के अंदर केसेस आ रहे हैं। तो भारत के अंदर अब यूं कहिएगा कि महामारी का कहर बरस रहा है फिलहाल के लिए। अच्छा, इसी को देखते हुए हरियाणा राज्य के अंदर जो है जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उन सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना ही इस ई सचिवालय का सीधा सा उद्देश्य है। सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं और जितने भी हरियाणा के अंदर नागरिक हैं उनको बेहतर से बेहतर सुविधा मिल सके ऑनलाइन ही तरीके से। क्योंकि देखिएगा, ऑफलाइन तो अलग अलग डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, इस डिपार्टमेंट में है वो कोई काम है तो अलग डिपार्टमेंट में। अब क्या है कि एक ही डिपार्टमेंट को एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ दिया ताकि कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो नागरिक सेवाओं का बेहतर कामकाज हो सके इसके लिए। तो ये एक ई सचिवालय पोर्टल रहेगा आपका, ये याद रखना है। और इस योजना के तहत जो है अब तक 1170 किसानों ने
आवेदन भी कर दिया है। जिस योजना कौन सी है, इसके लिए एक योजना थोड़े दिन पहले आपको मैंने बताई थी कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना है, जिसके तहत 300 से ज्यादा रिचार्ज स्टाफ जो साफ्ट है वो लगाए जा रहे हैं ताकि पानी की आपूर्ति की जा सके। उसी योजना के तहत जो है 1177 किसानों ने आवेदन किया है। अब ये सारी की सारी योजना जो है किससे जोड़ दी जाएगी, ई सचिवालय पोर्टल से जोड़ दी जाएगी। तो ये चीजें हैं आपको बताने लायक। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में दलबीर किरमारा कौनसवीं बार हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रधान के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो दलबीर किरमारा जो है ये 5वीं बार जो है रोडवेज के प्रधान बने हैं। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। हालांकि कई बार रोडवेज की हड़ताल वगैरह जब होती है तो बॉयज लोगों ने तो यकीनन इनका नाम जरूर सुना होगा, न्यूज़पेपर वगैरह में आता ही रहता है इनका नाम। अगले 3 सालों के लिए इन्हें दोबारा चुना गया है, मतलब 5वीं बार चुना गया है। और राज्य प्रधान तो दलबीर किरमारा हो गए। आजाद सिंह गिल जो है उनको महासचिव बनाया गया है। कुलदीप पाबड़ा को वरिष्ठ उप प्रधान बनाया गया है। सुभाष ढिल्लो को उप प्रधान और कृष्ण सुहाग को जो है वो मुख्य संगठन सचिव और जगदीप लाठर को उप महासचिव और सुभाष बिश्नोई को जो है कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये चीजें आपको इतनी याद रख लेनी है। अब बात जींद की हुई है, ये सारा सम्मेलन जींद के अंदर हुआ है, जींद के अंदर ही इनको चुना गया है। और जींद की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। विधानसभा क्षेत्रों में जींद है, नरवाना है, जुलाना है, उचाना है और सफीदों का नाम आता है। ये एग्जाम में पूछा गया था सफीदों किस जिले के अंतर्गत आता है, तो आपको याद रखना है जींद। अच्छा, एक सरप दमन करके नाम भी सफीदों का पूछा गया था एग्जाम में, वो भी आप याद कर लीजिएगा। उपनामों में हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं, मिल्क सिटी ऑफ हरियाणा भी इसे कहते हैं। उद्योगों में वीटा मिल्क प्लांट है, लक्ष्य मिल्क प्लांट है और चमड़ा साफ करने का कारखाना फेमस है। मंदिरों की बात की जाए तो रानी तालाब मंदिर है, जयंती देवी मंदिर है और भगवान परशुराम मंदिर है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस साल में नियुक्त हुए जेबीटी शिक्षक को तबादले में हिस्सा लेने की छूट प्रदान की है? मतलब क्या है कि कौन से साल में ऐसे जेबीटी टीचर अपॉइंट हुए थे जो अब अपना ट्रांसफर करवा सकते हैं या ट्रांसफर करने वाले स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जिसके भी 3 साल पूरे हो गए, यानी कि अब 2020 चल रहा है, तो इसका मतलब 2017 में जिसने भी जो है ज्वाइनिंग ली थी, अब वो ट्रांसफर में अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चाहे तो ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उस जगह परमानेंट हो जाएंगे, अस्थायी फिर भी रहेंगे, वो इधर उधर पलटा पलटी तो चलती ही रहेगी। तकरीबन 9500 जेबीटी जो है उनको लाभ मिलेगा। मई 2020 के अंदर जो है इनका 3 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा हो चुका है। हाल ही में डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के लिए रेलवे ने हरियाणा समेत कितने राज्यों में भूमि अधिग्रहित की है? डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के लिए जो है, ये कॉरिडोर बनाने के लिए हरियाणा और के साथ में जो है 3 ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर जो है भूमि अधिग्रहित की है, हरियाणा समेत। ठीक है, हरियाणा भी शामिल है। और पहला तो कौन सा, पंजाब, दूसरा हरियाणा और तीसरा वेस्टर्न यूपी। इन तीनों के अंदर जो है भूमि अधिग्रहण की गई है। अब कोई भी प्रॉब्लम है इनसे रिलेटेड तो कई सारे डिपार्टमेंट बनाए गए हैं ताकि उनसे प्रॉब्लम जो है उसको निपटारा किया जा सकते कि कलेक्टर रेट क्या है, किस टाइप से ज़मीनें ली जा रही है, कितने हिस्से की ज़मीनें ली जा रही है, कोई ज़मीन देने से मना कर रहा है। क्योंकि वैसे तो आजकल ये रूल रहा नहीं है कि कोई मना कर दे। कई बार पहले आप लोगों ने देखा होगा कि रोड निकल रहा है या कोई रेलवे ट्रैक निकल रहा है तो किसान भाई है या कोई भी मना कर देता ना, को नहीं देऊँ मेरी ज़मीन, के कर ली बता मेरे के पुंजड़ पाड़ ली, मेरा है तो को नहीं पुंजड़। तो पहले तो ये काम कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनको जो भी रेट दिया जा रहा है तो वो जो है वो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकारी आदेश हो चुके हैं। अनुसूचियां, आप क्या मुझे बता सकते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है हालांकि ये, कि संविधान की कौन सी अनुसूची है ऐसी? ठीक है, मैं आपको चलो ऑप्शन देता हूं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, इन 8वीं के बाद में बताइएगा कौन सी अनुसूची है जिसके तहत जो है भूमि अधिग्रहण पे कोई किसान वगैरह या कोई व्यक्ति मना नहीं कर सकता। गवर्नमेंट जो कहेगी वही मानना पड़ेगा, जो रेट देगी वही लेना पड़ेगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगर आप बता सकते हैं तो बताइएगा। और इंडियन रेलवे इसकी स्थापना तो 16 अप्रैल 1853 को हुई है, सभी जानते हैं इस बात में। तो और डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर जो है इसका हेडक्वार्टर जो है वो भी न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना 2006 में हुई है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत ही आने वाला एक डिपार्टमेंट है। हरियाणा में कोविड-19 पर ऑनलाइन प्रतियोगिता में विजेताओं को क्या दिया जाएगा? तो कोविड-19 पर ऑनलाइन प्रतियोगिता में विजेताओं को क्या दिया जाएगा? लैपटॉप दिया जाएगा। भाई सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ठीक है,
अब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने ऐसा किया है, खाली बैठे हैं टिंगर, माँ बाप को तंग कर रहे हैं, तो उन टिंगरों के लिए इकट्ठा करके चलो भी कुछ ना कुछ तो करें ही करें, ठीक है। तो उसके लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और क्विज होगी। क्विज में जो जीत गया उसको लैपटॉप दे देंगे, पहला दूसरा तीसरे पे अलग अलग छोटे छोटे इनाम दे देंगे। टिंगर राजी होंगे, हो जाएंगे। कईयों को आम पापड़ दे देंगे, कईयों को चापट दे देंगे, कईयों को बीड़ी वगैरह दे देंगे, और तो क्या करेंगे, ठीक है। लड़कियों को ज़्यादातर बीड़ी दी जाएगी इसके अंदर, ठीक है, फेवरेट होती है ना लड़कियों की बीड़ी। खैर, अच्छा, एक बात जरूर याद रखिएगा, आप लोग ना इन बातों का बुरा मत मानिएगा कि सर आप खट्टर को बुरा बोल रहे हो, आप उसको बुरा बोल रहे हो। देखो, जितना प्यार आपको खट्टर से है उतना ही मान लो मेरे को है, ठीक है। अब आपको नफरत है तो मेरे को भी नफरत है, प्यार है तो मेरे को भी प्यार है। बस ये बातें सिर्फ और सिर्फ हंसने मुस्कुराने के लिए होती है। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, आप कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा, आप शब्दों पे मत जाइएगा, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मेरे नज़र में तो बेटा देखो सभी बराबर है। मेरा तो काम है सिर्फ हंसना मुस्कुराना। जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़ चुके हैं, ऑफलाइन पढ़ते भी हैं, उनको तो अच्छे से पता है कि मेरा स्वभाव क्या है। तो सिर्फ आपको आपका मन लगा रहे पढ़ने में, ये बातें उन्हीं के लिए ही होती है। अब देखो, जैसे ये लाइन कही है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड राष्ट्र का एक अग्रणी बोर्ड बन गया है, यानी कि हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जो ऑनलाइन प्रतियोगिता करवा कर अपना एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। मतलब बच्चों का दिमाग अहंग कर दिया, यूं समझ लीजिएगा आप लोग। शिक्षा बोर्ड, इसकी स्थापना 3 नवंबर 1969 को हुई और अध्यक्ष का नाम क्या है, डॉक्टर जगबीर सिंह है। हरियाणा के किस जिले में मृत पशुओं का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाएगा? तो आप लोगों को थोड़े दिन पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था कि एक ऐसी मशीन, एलपीजी वाली मशीन लगाई है जो डेड बॉडीज को जो है जल्दी ही उड़ा देगी, प्रदूषण कम होगा। ऐसे ही जो है पशुओं के लिए भी एक ऐसी मशीन लगाई गई है जिसके अंदर जो आवारा पशु है उनका जो है निस्तारण किया जा सकता है। ऐसा करनाल के अंदर लगाई गई है, करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से इसे लगाया गया है। क्योंकि आए दिन क्या होता है, लगभग हर रोज 3 से 4 पशु ऐसे हैं जो सड़क हादसे में या बीमारी से कैसे भी करके मर जाते हैं। अब उनको अगर जलाना या उनको दफनाना, इसमें जो है प्रदूषण वाला काम आ जाता है। इसी वजह से जो है प्रदूषण मुक्त रखने के लिए ऐसी मशीनें जो है लगाई गई है। अच्छा, ये मशीनें जो है इसकी क्षमता प्रतिदिन की 2 टन की रहेगी, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि ये कौन सा अधिनियम होता है कि जिसके तहत इस टाइप से पशुओं को जो है या कचरा मुक्त रखा जा सकता है या ये काम भी किया जा सकता है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986, उसकी अनुपालना की जाए तो जल कानून 1974 और वायु कानून 1981, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, इसके हवाले जो है मृत पशुओं को ही जो है वो इस कराकस या इस निस्तारण प्रक्रिया का उपयोग किया जा सकता है। तो आपको ये 2-3 लाइनें जो है ये कॉपी पर लिख लेनी है। हालांकि ये संवैधानिक भाषा होती है तो थोड़ी कम समझ में आती है एक बार में, इसे 2-3-4 बार में याद करना है। मतलब ये तो समझने वाली नहीं है, चीजें याद करने वाली है कि ये कानून इतने साल में आया था, ये कानून इतने साल में, ये कानून इतने साल में, इसके तहत जो है पशुओं का निस्तारण किया जा सकता है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को मृत पशुओं और पक्षियों को वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीका यानी कि इस बड़ी सी मशीन के अंदर डाल के जो है उनका निस्तारण किया जा सकता है ताकि पर्यावरण का भी, किसी मानव का भी नुकसान ना हो। अच्छा, ये सारे कानून है किसके? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के हैं। ये भी आप बात जो है याद रखिएगा। इस मशीन में होगा क्या, इसमें वही एलपीजी वाली बात है, आपके प्रोपेन गैस है, डीजल है, नेचुरल गैस है, इन किसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी एलपीजी का कर सकते हैं, सीएनजी का कर सकते हैं और डीजल का कर सकते हैं। और कैसे भी करके इनको जो है इनकी भस्म राख बना दी जाएगी। राख को फिर जो है बाहर फेंका जा सकता है इनका, या दफनाया जा सकता है। मतलब उससे क्या प्रदूषण कम होगा। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले करनाल को जान लेते हैं। करनाल की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 2520 वर्ग किलोमीटर है। नामों में हरियाणा का धान का कटोरा, हरियाणा का पेरिस और कर्ण नगरी इसे कहते हैं। उद्योगों में लिबर्टी जूता उद्योग, वनस्पति उद्योग और सीता माई का मंदिर फेमस है। हरियाणा में एक दिन में रिकॉर्ड 726 लोग ठीक होकर घर पहुंचे हैं। अब हरियाणा का रिकवरी रेट कितने % हो गया है? तो हरियाणा का रिकवरी रेट वर्तमान में 76% हो गया है। तो आप घबराइएगा नहीं, हरियाणा के अंदर कोरोना वायरस से ठीक होने वाले लोगों की संख्या थोड़ी बढ़ गई है। भारत के अंदर जो है 11,91,777 केस हो चुके हैं और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है, और लगभग मरने की संख्या भारत के अंदर 28,763 पहुंच चुकी है।
और हरियाणा के अंदर टोटल केसेस जो है 27,462 हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या 364 पहुंच चुकी है, लेकिन ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये बहुत अच्छी बात है। आप देखिएगा रिकवरी रेट जो है वो लगातार बढ़ रहा है, ये काफ़ी अच्छी बात है। और एक्टिव केसेस भी कहीं ना कहीं थोड़े से डाउन ही जा रहा है, ठीक है, ये भी एक अच्छी बातों में ही है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत यहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस है फिलहाल के लिए। और ये कुछ सैंपल्स की रिपोर्ट है कि सैंपल का आंकड़ा 467740 पहुंच चुका है, जिसके अंदर 434300 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 5978 का अभी तक पेंडिंग रिपोर्ट पड़ी है। पॉजिटिव रेट परसेंटेज 5.95% हो गया, रिकवरी रेट तो 76.29% है। और 23 दिन के अंदर जो है डबल हो रहे हैं अब वर्तमान में केसेस जो है, और 10 लाख पर जो है वो टेस्ट का आंकड़ा 18,451 पे पहुंचा है। और 364 मौतों पर यूं समझिएगा कि मृत्यु दर हरियाणा के अंदर है 1.33%, ये आज तक का आंकड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने भिवानी 12वीं का जो एक रिजल्ट जारी किया रिसेंटली अभी, ठीक है, तो इसके अंदर इस साल हरियाणा का कितने परसेंटेज छात्र जो हैं पास हुए हैं। तो हरियाणा में 80.34% जो है वो रिजल्ट आया है या पास हुए हैं। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। और साइंस की बात की जाए तो साइंस में भावना यादव टॉपर है, और आर्ट के अंदर मनीषा टॉपर है, कॉमर्स के अंदर पुष्पा है, और कॉमर्स के अंदर ही एक संयम नाम का लड़का है, ये दोनों टॉपर हैं। और 2,12,693 बच्चों ने इसमें परीक्षा दी थी, और उसके हिसाब से जो है 1,70,881 पास हुए हैं। कंपार्टमेंट जो आई है वो 15.21% है, और फेल जो हुए हैं उन भाई साहब का रिजल्ट है 4.44%। सरकारी स्कूलों का पास परसेंटेज है 79.78 और प्राइवेट स्कूल 80.97%। ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो 79.14% पास हुए हैं, और शहर वाले पास हुए 82.28%। ये आपको एक लमसम आंकड़े से याद कर लेने हैं, आपको उलझाए ना पेपर के अंदर कहीं ना कहीं, इसलिए सारी चीजें बता रहा हूं। अच्छा, बीते सालों की बात की जाए 2020 का तो हो गया, 2019 के अंदर 74.48 था, 18 के अंदर 63.84 था, और 17 के अंदर 64.50 था। मतलब हम लोग पिछले 3 सालों की बजाय इस बार थोड़े से ज्यादा पास हुए हैं, और बहुत अच्छी भी बात है ये, ठीक है जी। तो आप लोगों के लिए अब ये क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा में कहां स्थित है। रोहतक में, जींद में, पंचकुला में या हिसार में? थोड़ा सा डिटेल से बताइएगा इसके बारे में। पहले आप पशु फार्म के बारे में डिटेल से बताइएगा मुझे, इसकी क्या विशेषता है, कब स्थापित हुआ था ये, और यहाँ पे फिलहाल क्या क्या योजनाएं चल रही है, करंट सिचुएशन सारी बताइएगा। फिर आप मुझे इस जिले के बारे में डिटेल से बताइएगा, और एक मैंने आपसे अनुसूची पूछी थी वो बताइएगा, और जो भी चीज़ें मैंने आपसे छोटी छोटी पूछी हैं वो बताने का प्रयास कीजिएगा। कल फिर मिलूंगा आपसे लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।